चलिए, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य को देखने के बाद आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि गुप्त साम्राज्य जो है इतने बड़े साम्राज्य को किस तरीके से स्थापित करते हैं, उसका केंद्रीकरण करते हैं, क्योंकि इसके कारण हम यहाँ पर यह समझ पाते हैं कि गुप्त साम्राज्य का प्रशासन का तरीका क्या था। ठीक है, मुख्य तौर पर ठीक है केंद्रीय शक्ति किसके पास थी, किस तरीके से प्रशासन को चलाया जाता था, और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि गुप्त साम्राज्य का जो समकालीन जो शासक रहे हैं ये कौन कौन रहे हैं। ठीक है, तो सभी बिंदुओं को हम देखेंगे यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो पहले हम देखेंगे, तो देखिएगा गुप्त साम्राज्य के तौर पर अगर हम देखें या गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो ऐसे में हम गुप्त एम्पायर के केंद्रीकरण की सत्ता को देख सकते हैं कि भारत के अधिकांश या बड़े भाग पर, ठीक है, मौर्यों के बाद जो है दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बड़ा एक साम्राज्य का विस्तार किसने किया था, तो गुप्तों ने किया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिएगा, इनके क्षेत्र में सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण की बात करेंगे। तो ऐसे में समझिएगा कि जो गुप्त साम्राज्य है, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी, ठीक है, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी होगी कि जैसे श्रीगुप्त की बात की जाती है, ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम है श्रीगुप्त। लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखें कि गुप्त साम्राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ाया गया, साम्राज्य का विस्तार किया गया, तो चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा नाम, चंद्रगुप्त प्रथम का वर्चस्व जो है ये साम्राज्य के विस्तार करने में सबसे सहायक है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त है जिसे भारत के नेपोलियन के तौर पर जाना गया। ठीक है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि भारत में उत्तर भारत और दक्षिणी भारत की ओर जो है जो साम्राज्य का विस्तार किया गया है, इसमें समुद्रगुप्त का नाम जो है सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो पतन का मुख्य कारण देखिएगा जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को ईसा की 5वीं सदी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुड़ों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो जैसे कि आपको जानकारी होगा कि पहले हमने आपने पुराने वीडियोस में पढ़ा भी है, ठीक है, कि स्कंदगुप्त के समय जो है हुड़ों का आक्रमण हुआ था, और बहुत बार व्यापक में पीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि गुप्त साम्राज्य में किस शासक के समय जो है हुड़ों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त ने हुड़ों को भारत में आगे बढ़ने से रोका था। ठीक है, आगे बढ़ने से रोका था, और याद रखिएगा हुड़ घुड़सवारी में कुशल थे तथा संभवतः धातु के बने रकाबों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो हुड़ों के बारे में है, हुड़ों के संबंध में। तो देखिएगा यहां पर जो है, ठीक है, आप दोनों बिंदुओं पर क्लियर करेंगे कि गुप्त साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए, जैसे कि हम यहां पर समझ पाते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो है जैसे ही स्कंदगुप्त का समय आता है, ठीक है, साथ ही साथ चंद्रगुप्त द्वितीय का समय आता है। ठीक है, तो ऐसे में धीरे धीरे जो है गुप्तों के उत्तराधिकारियों की कहीं ना कहीं जो है एक जो शासक के प्रति या शासन के प्रति जो एक शक्तिशाली प्रशासक का जो स्थायित्व होता है, इसमें कहीं ना कहीं अयोग्यता नजर आती है। और साथ ही साथ क्या है, गुप्तों में, ठीक है, खासकर जो 3-4 शासक हुए हैं प्रारंभिक समय में, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंद, आपके समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके समय में गुप्तों का या गुप्त साम्राज्य का अथक जो है एक विशाल साम्राज्य का विस्तार हुआ। और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे जो है आगे की तरफ जो है, ठीक है, वाकाटकों के साथ इनका जो वैवाहिक संबंध बनता है, और धीरे धीरे जो है इस तरीके से गुप्तों का, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद से जैसे ही आप आगे के उत्तराधिकारियों को देखेंगे तो उत्तराधिकारी जो है धीरे धीरे जो है अयोग्य घोषित होते चले जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमजोरियां देखने को मिलती है, चाहे वो प्रशासकीय हो, चाहे फिर वो शासन के प्रति नीति का हो। तो इन सभी बिंदुओं में मध्य में हम देखेंगे कि गुप्तों का साम्राज्य का धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ जो है हुड़ों का आक्रमण भी इसका मुख्य कारण था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 485 में आकर हुड़ों ने पूर्वी मालवा को और मध्य भारत के बड़े हिस्से को अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, तो हुड़ों का आक्रमण एक सबसे बड़ा कारण है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ देखिएगा छठवीं के आरंभ में, ठीक है, गुप्त साम्राज्य बहुत ही सीमित हो गया था, और मालवा के नरेश ने गुप्त शासकों की सत्ता को चुनौती दी और संपूर्ण उत्तर भारत में अपना वर्चस्व या प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक है, साथ ही साथ देखिएगा इसमें 532 में, ठीक है, 532 ईसा में ये विजय स्तंभ खड़े करने लगे, और साथ ही साथ सामंत राजाओं ने भी गुप्तों के साम्राज्य को और भी दुर्लभ बना दिया था। ठीक है, तो एक बात समझिएगा कि प्रारंभिक समय में जैसे गुप्त साम्राज्यों के या शासकों की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो है प्रशासक या राजाओं की जो सत्ता थी ये केंद्रीकरण के महत्वपूर्ण स्थिति में थी। लेकिन जैसे जैसे आगे उत्तराधिकारी आते चले गए तो उन्होंने सामंतों को अपना जो केंद्रीकरण की सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण करना प्रारंभ किया था, और यह मुख्य कारण है कि गुप्तों के जो साम्राज्य का पतन होने का कारण, मुख्य कारण कहा जाता है, ये इसमें से मुख्य कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद गुप्त सम्राटों की ओर से, ठीक है, उत्तरी बंगाल में नियुक्त शासनकाल यानी गवर्नर और समतट अर्थात दक्षिण पूर्व बंगाल के सामंतों ने अपने को स्वतंत्र बनाना आरंभ कर दिया था, और गुप्त सम्राटों का शासन
के मध्य में तक समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुका था। ठीक है, साथ ही साथ देखिएगा कि विदेशी व्यापार में ह्रास से गुप्त साम्राज्य की आय निश्चित रूप से कम हुई थी और जिसके कारण रेशम बुनकरों की एक श्रेणी, ठीक है, व्यवसायी संघ 473 ईस्वी में गुजरात से मालवा चली गई और वहीं उन बुनकरों ने अन्य पेशे को अपना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से व्यापार में भी कहीं ना कहीं कमी आई, जिससे एक निश्चित राशि में कहीं ना कहीं उनके जो खजांची थे, ठीक है, एक शासन पद्धति में धन का होना बहुत आवश्यक है और ऐसे में धन की कमी होने से भी यहाँ पर निश्चितता या सीमितता जो है ये आ जाती है गुप्तों के साम्राज्य में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश के बारे में बात करेंगे। देखिएगा तो इसमें गुप्तकालीन जो गुप्त साम्राज्य के समय समकालीन जो राजवंश थे तो वाकाटक राजवंश, ठीक है, याद रखिएगा, इसके संस्थापक थे विंध्य शक्ति। ठीक है, और राजधानी जो है शासित क्षेत्र था इनका पुरी का या प्रवरपुर या महाराष्ट्र का क्षेत्र। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा सर्वसेन का भी समय है, वत्सगुल्म, आधुनिक बसीम या अकोला क्षेत्र जो है विदर्भ का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र है। और इसके बाद देखिएगा नागवंश, जो नाग राजवंश है 305 में, भावनाग जो है पद्मावती, ठीक है, क्षेत्र यानी आधुनिक जो क्षेत्र है पद्म क्षेत्र जो है ग्वालियर और मध्य प्रदेश का क्षेत्र। और इसके बाद देखिएगा त्रिकुटक राजवंश 415 ईस्वी, इंद्रदत्त जो इसके संस्थापक थे। ठीक है, और ये भी आपके नासिक आपका अनिरुद्धपुर या फिर महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दो तीन नाम आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। एक हूण राजवंश याद रखना है जिसमें तोड़माड़ का नाम आता है, याद रखिएगा 500 ईसा में। ठीक है, पंजाब क्षेत्र में इन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया था। ठीक है, और इसके बाद आता है सालकायन राजवंश 300 ईसा में, देववर्मन वेंगी के क्षेत्र में, ठीक है, पेंडु वेंगी और गोदावरी जिला जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का। और विष्णुकुड़ीन राजवंश जो है याद रखिएगा विक्रमदेव, ठीक है, विक्रमदेव जो क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें विष्णुकुड़ीन जो है कृष्णा आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा माथुर राजवंश, ठीक है, इसमें अच्युत शंकर वर्मन जो है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि दो तीन राजवंश है जो सबसे ज्यादा आपको याद रखना है, वो है हूण राजवंश। ठीक है, इनको याद रखिए क्योंकि इन्होंने गुप्तों के समय जो है आक्रमण किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ आप यहां पर वाकाटक नरेश याद रखिएगा। ठीक है, विंध्य शक्ति को याद रखिएगा। और उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा यहां पर एक पॉइंट और याद रखना है, जिसमें आपको याद रखना है त्रिकुटक। ठीक है, त्रिकुटक राजवंश को। तो तीन राजवंश आप थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम बात करेंगे, ठीक है, प्रशासन व्यवस्था की, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, याद रखिएगा गुप्तों में। ठीक है, देखिए एक बात समझिएगा, प्रशासन व्यवस्था जैसे ही आपकी जितनी मजबूत होती है या जिस तरीके से आप प्रशासन को चलाते हैं, उसी तरीके से आपको यह बात याद रखना होगा कि भारत में जितने राजवंश आए हैं, ठीक है, प्राचीन भारत में जो राजवंश आए हैं उसमें दो महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका मौर्य राजवंश और दूसरा आपका गुप्त राजवंश होता है। ठीक है, तो गुप्तों के जो समय है, प्रशासन की जो महत्ता है या प्रशासन की जो वैल्यू आपको देखने को मिलती है, उसमें एक शक्तिशाली केंद्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बीतता चला जाता है प्राचीन भारत के इतिहास में, वैसे ही इनमें थोड़ी अयोग्यता और प्रशासन के प्रति जो है नीतिपरक कमजोरी जो है आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भीतरी नामक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। ठीक है, इसमें पुष्य मित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, हूणों का प्रथम भारतीय आक्रमण जो है गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था, जिसमें स्कंदगुप्त पराजित हुए थे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिएगा प्रशासन पद्धति में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रशासन पद्धति की बात करेंगे। ठीक है, तो भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त के समय की बात है, याद रखिएगा। भीतरी अभिलेख जो है जो जानकारी मिलती है, तो देखिए कुछ जो प्रशस्ति अभिलेख है, जैसे कि आपके समुद्रगुप्त का, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, उसी प्रकार कुछ क्षेत्र से आपको कुछ जो अभिलेख है उनसे हमके गुप्तों की जानकारी प्राप्त होती है। और ऐसे में याद रखिएगा कुछ अभिलेख ही हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहलाए जाते हैं, क्योंकि इससे इस राजवंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है और इस राजवंश की जानकारी जिस प्रायिकता से हमें प्राप्त होती है, ठीक है, उस प्रायिकता के कारण हम यह समझ पाते हैं कि प्रशासन की स्थिति क्या थी। ठीक है, देखिएगा, तो ऐसे में देखिएगा कि प्रारंभिक समय में गुप्त शासकों ने परमेश्वर, ठीक है, महाराजाधिराज, परम भट्टारक आदि उपाधियों का धारण किया था। ठीक है, और गुप्त शासकों की तुलना सूर्य, अग्नि, यम, कुबेर, विष्णु से की गई है। ठीक है, राजपद वंशानुगत था, परंतु राजसत्ता ज्येष्ठाधिकार और अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। ठीक है, देखिएगा प्रारंभिक जो समय था, आपको प्रारंभिक समय जो है शासक के तौर पर एक महत्वपूर्णता नजर आती है, लेकिन धीरे धीरे जो है यह
एक देववाद को जन्म देता है। धीरे धीरे याद रखिएगा कि इसमें धीरे धीरे जैसे ही शासक जो है आगे की क्रम पर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, उत्तराधिकारी के तौर पर, तो ऐसे में आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर जो है देववाद की प्रायिकता जो है देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिएगा राजा स्थायी सेना रखता था और सामंतों द्वारा समय समय पर प्रदत्त सेनाएं उसकी पूरक होती थी। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई थी, परंतु वाणिज्य करों की संख्या कम हो गई थी, ठीक है। तो भूमि कर ज्यादा थे और व्यापार के कर कम थे, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा प्रशासन पद्धति में देखेंगे कि राज्य द्वारा उपज को चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक कर के रूप में लिया जाता था, ठीक है। मतलब एक चौथाई से लेकर एक छठाई, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार या निःशुल्क श्रम कराया जाता था, जो कि विष्टि कहलाता था। थोड़ा सा याद रखिएगा विष्टि क्या होता है, गुप्त काल में इसका क्या महत्व है, ठीक है, याद रखिएगा। गुप्त काल में न्याय पद्धति अत्यधिक विकसित थी। पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून, ठीक है, स्पष्टता परिभाषित और पृथक्कृत हुए थे, ठीक है। तो जैसे दीवानी मामला जो है, आप याद रखिएगा, दीवानी मामला जो है एक तरीके से भू राजस्व है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सिविल मामला, ठीक है। और फौजदारी मामले की बात करेंगे तो दंड विधि है, ठीक है। तो व्यवहार विधि और दंड विधि जो है ये दीवानी मामले और फौजदारी मामले के अंतर्गत आते थे, ठीक है। इसके आगे देखिएगा प्रशासन पद्धति में चोरी और व्यभिचार यानी और फौजदारी कानून के अंतर्गत तथा संपत्ति संबंधी विविध विवाद जो है दीवानी कानून के अंतर्गत आते थे। राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण और पुरोहितों की सहायता से करता था और गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी, ठीक है, कुमारमात्य होते थे, जिन्हें राजा अपने प्रांत में नियुक्त करता था, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा फैक्ट्स याद रखिएगा थोड़ी सी, ठीक है। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई थी। और यहां पर याद रखेंगे कि जो एक राजा का न्याय देने का तरीका था या राजा का जो प्रशासन का तरीका था वो कैसा था, तो याद रखिएगा राजा जो न्याय देता था वो ब्राह्मण और पुरोहितों की सहायता से देता था। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि यहां पर सबसे बड़े अधिकारी कौन होते थे, कुमारमात्य होते थे, जिन्हें राजा अपने प्रांत में नियुक्त करता था। और राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति भी चलाई थी इसमें, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिएगा राजस्व शब्दावली देखेंगे। यहां पर कुछ नाम आपको वोकैबुलरी के तौर पर या उसके शब्दावली के तौर पर याद रखना है, जैसे भाग, ठीक है, राजा को दिया जाने वाला उपज का छठा भाग भाग कहलाता था। भोग, राजा को फल या सब्जियों के रूप में दिया जाने वाला कर भोग कहलाता था। ऊपरी, अस्थायी कृषकों के लिए लिया जाने वाला कर जो है ऊपरी कहलाता था। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर संग्रह करने वाला पदाधिकारी ध्रुवाधिकरण कहलाता था। और न्यायाधिकरण कर्णिक जो है भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला जो है पदाधिकारी होता था, ठीक है। तो याद रखिएगा भाग, भोग, ऊपरी और ध्रुवाधिकरण और न्यायाधिकरण कर्णिक जो है यहां पर शामिल होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कुछ शब्द और है इसमें, याद रखिएगा कि महाखप्टलिक, ठीक है, महाखप्टलिक जो है भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी, ठीक है। उद्रंग जो है स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर, ठीक है। आयुक्तक या विनियुक्तक जो है यह भूमि क्रय विक्रय से संबंधी अधिकारी है। और शुल्क जो है जिसे हम कहते हैं सीमा बिक्री वस्तुओं पर लगने वाला कर। और हल दंड याद रखिएगा हल पर लगने वाला कर होता था, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि राजस्व शब्दावली के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई जो है जिसमें आपको प्रशासन के तौर पर सबसे महत्वपूर्ण तौर पर याद रखना है, तो देखिएगा इसमें प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत सबसे पहला जो होता है देश, याद रखिएगा, ठीक है। इसका अधिकारी जो होता था उसे कहते थे गोरना या गोपत्री, ठीक है। तो याद रखिएगा शासक के अंतर्गत या जो राजा होता था उसके अंतर्गत जो है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है यहां पर देश आता है, भुक्ति आती है, विषय आता है, पेट आता है और सबसे छोटा होता है ग्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा जो भुक्ति होती है उसके अधिकारी होते थे उपरिक, ठीक है। विषय, विषय के अधिकारी विषयपति और पेट के अधिकारी पेटपति। और सबसे छोटा जो इकाई होता था ग्राम, तो ग्रामपति या महत्तर होता था, ठीक है। देखिएगा राज्य कई भुक्तियों में अर्थात प्रांतों में विभाजित था तथा प्रत्येक भुक्ति में एक एक उपरिक होते थे, ठीक है, शासन इसके अंतर्गत होती थी। और भुक्तियां अनेक विषयों अर्थात जिलों में विभाजित थी, जिसमें प्रत्येक विषय प्रभारी विषयपति होता था। और पूरी भारत में प्रत्येक विषय को विधियों में बांटा गया था। और इसके अलावा याद रखिएगा तथा प्रत्येक विधियां जो है ग्रामों में विभाजित थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो प्रशासन का तरीका था वो किस तरीके से प्रशासन जो है अनेक विकेंद्रीकरण चरणों में विभक्त थे। और उसी के साथ आपको याद रखना है कि गुप्तों के अंतर्गत या गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो भुक्ति, ठीक है, सबसे पहले जो है आपका देश, भुक्ति, विषय, पेट और ग्राम जो है यहां पर विभाजित हुआ करती थी, ठीक है।
चलिए इसके अलावा देखिएगा गुप्तकालीन अधिकारियों के क्रम पर थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें आप याद रखेंगे कि महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। रणभाड़ा गरिक, ठीक है, सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी, ठीक है। महासंधि विग्रहक, याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार इसको सुनने में आता है ये क्वेश्चंस में। तो महासंधि विग्रहक जो होता था युद्ध या शांति का प्रधान होता था, ठीक है। और इसी के बाद महाभांडा, ठीक है, महाभाड़ा गाराधिकृत जो है राजकीय कोष का प्रधान होता था, ठीक है। महा अक्षपटलिक जो है अभिलेख विभाग का प्रधान होता था, और सर्वाध्यक्ष जो है केंद्रीय सचिवालय का प्रधान होता था। महाप्रतिहार जो है याद रखेगा राज्य प्रसाद का प्रमुख सुरक्षा अधिकारी होता था, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिएगा कि आपको यहां पर 2-3 पॉइंट जो है सबसे ज्यादा याद रखने हैं, जिसमें आपको याद रखना है महासेनापति, तो आप बिल्कुल इसके नाम के साथ ही याद रख पाएंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है महासंधि विग्रहक, ठीक है। एक्चुअली जो है आप यहां पर ये याद रख सकते हैं कि महासंधि विग्रहक जो होता था ये जो विदेश का क्षेत्र है, यानी कि देश के बाहर दूसरे राज्यों से समझौता करना या फिर युद्ध की स्थिति और शांति का प्रधान कहलाता था। तो ये दूसरे देश या राज्य के साथ जो है समझौता, शांति या युद्ध के लिए जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है महाअक्ष पटलिक जो है अभिलेख विभाग का प्रधान होता था, और सर्वाध्यक्ष जो है केंद्रीय सचिवालय का प्रधान, और महाप्रतिहार जो है ये एग्जाम में पूछा गया है, प्रतिहार राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद है आपका ध्रुवाधिकरण, ठीक है, याद रखिएगा भूमि कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान। अग्रहारिक जो है दान विभाग का प्रधान हुआ करता था, और महाबलाधिकृत जो है सेना का सेनापति, ठीक है। महादंड नायक जो है न्यायाधीश, और संधि विग्रहक जो है युद्ध और संधि के विषयों में, ठीक है, याद रखिएगा युद्ध और संधि के विषयों में जो है संबंधित है, यानी युद्ध मंत्री के नाम से जाना जाता था, ठीक है। दंडपासिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, और साथ से याद रखिएगा विनय स्थिति जो है संस्थापक, ठीक है, स्थापक जो है शिक्षा अधिकारी जो है ये हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा प्रशासन पद्धति में देखेंगे तो गुप्त काल में, ठीक है, गांव का मुखिया अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। वह ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से, ठीक है, गांव का कामकाज देखता था, ठीक है। नगर के प्रशासन में व्यवसायियों के संगठन की अच्छी साझेदारी रहती थी, और साथ ही साथ याद रखिएगा शिल्पियों और वणिकों के अपने अलग अलग संगठन श्रेणियों के से बटे हुए थे, और मालवा के मंदसौर और इंदौर के रेशम बुनकरों ने की अपनी प्रमुख श्रेणी थी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रशासन का कार्य, साथ ही साथ व्यापार का कार्य, साथ ही साथ उद्योगों का कार्य भी एक छोटे स्तर पर प्रारंभ हो चुका था, ठीक है। अब देखिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में, ठीक है, तेलियों की अपनी अलग श्रेणियां थी। ये श्रेणियां अपने सदस्यों के मामले देखती थी, तथा श्रेणी नियम कानून और परंपरा का उल्लंघन करने वालों को दंड दे सकती थी। गुप्त काल में पुरोहितों और प्रशासकों को क्षेत्र विदेश में ग्राम अनुदान के द्वारा कर ग्रहण, ठीक है, और शासन करने की रियायत दी जाती थी, जिससे सामंत तंत्र को बल मिला, और भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ दक्कन में सातवाहनों ने किया था, तथा गुप्त काल में विशेषकर मध्य प्रदेश में यह सामान्यता परिपाटी बन गई थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था उसमें जो है मुख्य तौर पर कुछ श्रेणी में बटे हुए बुनकर थे, साथ ही साथ अन्य एक श्रेणियां थी जिसमें जो है दंड का जो नियम था, या दंड जो है इनके पास दंड देने का एक अधिनियम था, जिसके द्वारा जो है ये दंड दे सकते थे किसी भी गलती पर, ठीक है। तो श्रेणियों के अंतर्गत जो है बुनकरों का, और साथ ही साथ याद रखिएगा पुरोहितों और प्रशासकों के क्षेत्र में भी ग्राम का अनुदान हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा प्रशासन पद्धति में और क्या शामिल होता है। तो देखिएगा पुरोहितों और अन्य धर्माचार्य को कर मुक्त भूमि दान की जाती थी, जिसे ग्राम को दे दिया जाता था। उनमें राजा के अधिकारी और अमलों को प्रवेश करने का हक नहीं रहता था, ठीक है। स्वर्ण मुद्रा बहुताय से पता चलता है, ठीक है, कि उच्च अधिकारियों को नगद वेतन देने की परंपरा चलती रही थी, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा प्रशासन पद्धति में गुप्तकालीन व्यापार और कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों को, तो याद रखिएगा, देखिए जब भी आप प्रशासन पद्धति को पढ़ते हैं तो प्रशासन पद्धति का जो क्षेत्र है, ठीक है, प्रशासन पद्धति का क्षेत्र है, तो आप राजा के संबंध में, भुक्तियों के संबंध में, ठीक है, इसके अलावा विषय के संबंध में या विषयपति के संबंध में, पेटपति और ग्रामपति के संबंध में चीजों को पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो है आप किसी भी साम्राज्य का 3 जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है याद रखिएगा, एक होता है आपका प्रशासन, दूसरा होता है अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है आपका, याद रखिएगा, समाज व्यवस्था, ठीक है। तो ये 3 जो है किसी भी साम्राज्य के स्थापित होते ही ये 3 चीजें जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि इसी के समकक्ष या इसी के अनुसार जो है वह साम्राज्य आपको दृष्टिकोणित होता है, ठीक है। चलिए देखिएगा
तो यहां पर देखिएगा कृषि मूलक अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियों की कुछ झलक हमें चीनी बौद्ध यात्री फायान के विवरण से मिलती है। ठीक है, वह बताता है कि मगध नगरों और धनवान से भरा हुआ क्षेत्र, ठीक है, भरा पूरा था और धनी लोग जो है बौद्ध धर्म का संपोषण करते थे, उनके लिए दान देते थे। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जो उनके अभिलेखों में, ठीक है, दिनार कही गई हैं। इस पर गुप्त शासकों के स्पष्ट चित्र हैं। यद्यपि स्वर्णाक्ष, ठीक है, या स्वर्ण मुद्राएं, याद रखिएगा, उतनी शुद्ध नहीं थी जितनी की कुषाण मुद्राएं थी। तो याद रखिएगा स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक प्रचलित रही हैं। ठीक है, तो कुषाण की शुद्ध सोने के सिक्के ज्यादा प्रचलित हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। प्रशासन पद्धति में याद रखिएगा गुजरात विजय के बाद गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के निर्गमित किए हैं। कुषाणों के विपरीत गुप्तकालीन तांबे के सिक्के बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं। 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला को, ठीक है, सीख लिया, जिससे भारत के निर्यात व्यापार पर हानिकारक प्रभाव पड़ा। 6वीं शताब्दी के मध्य में आते आते भारतीय रेशम की मांग विदेशों के में कमजोर पड़ गई और साथ ही साथ याद रखिएगा ब्राह्मणों पुरोहितों का भूस्वामी के रूप में उदय किसानों के हितों में विपरीत था और ऐसे में मध्य और पश्चिमी भारत के किसानों से बेगारी लिया जाने लगा। ठीक है, तो ये मुख्य कारण समझिएगा कि धीरे धीरे जो है गुप्त काल के पतन का मुख्य कारण क्या रहा है। तो याद रखिएगा इसके सभी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं या प्रभावशील बिंदु हैं जो कि गुप्त काल के साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बनते हैं। जैसे उनमें से हम पहला एक बात कह सकते हैं कि चीनियों के द्वारा, ठीक है, रेशम पैदा करने की कला जो है सीखना, साथ ही साथ जो है जिसमें हमारे निर्यात व्यापार जो है इसका कमजोर पड़ जाना, और इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि भूस्वामियों पर, ठीक है, राजाओं का स्वामीपन समाप्त होकर ब्राह्मण और पुरोहितों का आ जाना, जिससे किसानों से बेगारी लिया जाने लगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा सामाजिक गतिविधियों में, ठीक है, तो ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान में मिलना इस बात का प्रमाण है, ठीक है, कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही। ठीक है, वर्ण जातियों उपजातियों में बढ़ गए थे और इस काल में एक बात याद रखिएगा कि अगर हम सामाजिक गतिविधियों को देखें या सामाजिक स्थिति को देखें तो गुप्त काल में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जैसे अगर प्रारंभिक समय की अगर बात करेंगे तो अगर आप सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जहां हमें जाति का प्रमाण नहीं मिलता, और वहीं अगर आप वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो एक शुरुआती चरण हमको देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल में, जहां पर समाज जो है 4 वर्णों में बटा हुआ था। ठीक है, और जब इसे हम अंतिम रूप से एक परिपाटी के तौर पर एक कठिन या एक हमें कहना चाहिए कि कठिन समय में, ठीक है, अगर हम समाज को वर्णित रूप से देखें तो यहां पर ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये जो 4 वर्ण हैं, ये 4 वर्णों की जो महत्ता जो देखी गई है या फिर चारों वर्णों में जो सबसे ज्यादा क्लिष्ट समय आता है वो गुप्त साम्राज्य का माना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर वर्ण जातियों में उपजातियों में बट गए थे और इस काल में शूद्रों की स्थिति जो है इसका सुधार होता है और अब इन्हें रामायण महाभारत और पुराण में सुनने का अधिकार मिल गया। साथ ही साथ कुछ गृह संस्कारों और घरेलू अनुष्ठानों का भी अधिकार मिला था। लेकिन याद रखिएगा यहां पर सर्वोच्चता की श्रेणी में अगर हम देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है ये इस तरीके से बटे हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिएगा 7वीं शताब्दी से इनकी पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने जाने लगी और जबकि पूर्व काल में उनका चित्रण केवल ऊपर के तीनों वर्णों के लिए सेवक, दास और कृषि मजदूर के रूप में किया जाता था। ठीक है, अब देखिएगा इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चंडालों की संख्या में मुख्य रूप से वृद्धि हुई है। ठीक है, चंडाल क्या होता था तो देखिएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा, मैंने पहले के वीडियोस में भी ये बताया है कि चंडाल गांव से बाहर रहते थे और ये मांस का व्यवसाय करते थे। जब कभी भी वे नगर में प्रवेश करते थे तो उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर रहते थे क्योंकि वे मानते थे कि चंडालों के स्पर्श से सड़क अपवित्र हो जाती है। तो फाहियान ने अपने विवरण में लिखा है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा सामाजिक गतिविधियां कैसी रही हैं। देखिएगा गुप्त काल में शूद्रों की भांति स्त्रियों को रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार था। ठीक है, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग प्रथा और प्रचलन तीव्रता से दृष्टिगोचर होने लगा और स्त्रियों की स्थिति पहले से दयनीय हो गई थी। और यह बात याद रखिएगा कि गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति जो है पहले से दयनीय हो गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा पितृतंत्रात्मक, ठीक है, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में वे पत्नी को निजी संपत्ति समझने लगे और यहां तक कि पत्नी से मृत्यु में भी साथ देने की आशा करने लगे। और यही कारण है कि सती प्रथा जो है अपने आप में एक अच्छी दृष्टिकोण में पहुंच चुकी थी, यानी कि रूढ़िवादिता एक ऊंचे स्थिति में पहुंच चुकी थी कि स्त्रियों को से आशा करने लगे कि मृत्यु के बाद भी वो उसका साथ दें। ठीक है, आपने सुना होगा सती प्रथा और जौहर प्रथा। ठीक है, तो सती प्रथा बिल्कुल अलग है, जौहर प्रथा बिल्कुल अलग है। ठीक है, चलिए
इसके बाद देखिएगा, पति की मृत्यु पर पत्नी का पति की चिता तक सती करने, ठीक है, याद रखिएगा, सती करने का पहला अभिलेखनीय उदाहरण जो है गुप्त काल में ही मिलता है, ठीक है। स्मृतियों में यह कहा गया है कि विवाह के समय वधु की भेंट के रूप में मां बाप द्वारा दिए गए, ठीक है, भूषण, अलंकरण, वस्त्र आदि सामान्य स्त्रीधन होते थे। 6ठी शताब्दी में स्मृतिकार कात्यायन, ठीक है, का कहना है कि स्त्री अपने स्त्रीधन के साथ अपनी अचल संपत्ति को बेच सकती थी तथा गिरवी रख सकती थी, ठीक है। कात्यायन के अनुसार याद रखिएगा, भूमि में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा, इस समय जो है साहित्य का, चूंकि आप पढ़ते हैं कि गुप्त काल को, ठीक है, स्वर्ण काल या स्वर्ण युग कहा जाता है, तो यहां पर देखिएगा जो साहित्य है या फिर जब आप कह सकते हैं स्थापत्य के तौर पर, ठीक है, तो प्राचीन भारत में अगर आप इस समय को देखते हैं तो ये स्वर्ण युग कहलाता है, कला का, ठीक है, कला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो ऐसे में समझेंगे कि साहित्य की स्थिति में गुप्त काल का क्या परिदृश्य रहा है, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिएगा, तो शूद्रक, ठीक है, शूद्रक के द्वारा लिखा गया है नाटक मृच्छकटिकम, याद रखिएगा, या माटी का खिलौना, ठीक है, गाड़ी जिसमें निर्धन ब्राह्मण के, ठीक है, साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। और ऐसे में देखिए कालिदास, जिसका अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्टम साहित्य कृतियों में से एक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा का वर्णन चित्रित है, याद रखिएगा, जिनका पुत्र भरत प्रसिद्ध हुआ था या प्रसिद्ध राजा हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, साहित्य के संबंध में, ठीक है, मुख्य जो साहित्य है उनके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, याद रखिएगा, कालिदास के द्वारा, ठीक है, दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। मालविका अग्निमित्रम, कालिदास के द्वारा, याद रखिएगा, अग्निमित्र और मालविका के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। विक्रमवर्षीयम, याद रखिएगा, कालिदास के द्वारा सम्राट पूर्वा और अप्सरा उर्वशी के प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो गुप्तकालीन नाटक और नाटककार थोड़े से याद रखिएगा, थोड़ा सा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा साहित्य के संबंध में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आता है मृच्छकटिकम, ठीक है, शूद्रक ने लिखा है। इस नाटक में नाटक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वैश्या, चोर एवं धूर्तदास का वर्णन किया गया है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि याद रखिएगा, मृच्छकटिकम में किसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा, आपको यहां पर थोड़ा सा याद रखना है, नाटक चारुदत्त, ठीक है, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त, ठीक है, राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर और धूर्तदास का वर्णन किया गया है, ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम में याद रखिएगा, विशाखदत्त के द्वारा इस ऐतिहासिक नाटक में, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वारा शकराज का वध और ध्रुव स्वामिनी के विवाह का वर्णन किया गया है, ठीक है। चारुदत्तम में याद रखिएगा, भास के द्वारा वर्णित, ठीक है, इस नाटक का नायक चारुदत्त मुजत भास की कल्पना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद साहित्य में, ठीक है, प्रतिज्ञा योगधारणम, ठीक है, भास के द्वारा लिखा गया। देखिएगा, इसमें महाराज उदयन द्वारा योगधारण्य की सहायता से वासदत्ता को उज्जैनी से लेकर जाने का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, स्वप्नवास दत्तम, याद रखिएगा, भास के द्वारा, नाटककार भास के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसमें महाराज उदयन और वासदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कुछ रचनाकार यानी कि नाटककार, आपको थोड़े से नाम याद रखने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको याद रखना, देखिए 3-4 लोगों का नाम तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। कालिदास के द्वारा वर्णित जितने भी रचना है उनको याद रखना होगा आपको, और साथ ही साथ भास के, ठीक है, विशाखदत्त के, इन लोगों के क्वेश्चंस जो है जनरली पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि गुप्त काल से जितना आपके शासकों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जनरली देखिएगा कि अगर आप शासकों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बहुत सरल होता है, लेकिन साहित्य के तौर पर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बात देखेंगे। देखिएगा, साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है, ठीक है। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। भारत में गुप्त काल में लिखे नाटकों के विषय में उल्लेखनीय है कि ये सभी नाटक सुखांत है, दुखांत नाटक भी नहीं मिलता, ठीक है। तो दुखांत नाटक नहीं मिलता। निम्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं, जबकि उच्च वर्ण के लोग संस्कृत भाषा बोलते थे। 2 महान गाथा काव्य रामायण और महाभारत ईसा की 4वीं सदी तक पूर्ण हो चुके थे, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है। तो आपने अभी नाटक और नाटककार देखा, उसके अलावा जो है कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि साहित्य से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जनरली जो है केवल एग्जाम के इंपॉर्टेंस के तरीके से नहीं, अगर आप इसको ऐसा समझे कि भारत में साहित्यिक तौर जो है किस तरीके से प्राचीन भारत के इतिहास में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, इसके तौर से आपको यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा, मेघदूतम जो है ऋतुसंहारम, ठीक है, कुमार संभवम, और उसके बाद रघुवंशम और विक्रमम वर्षीयम, याद रखिएगा सभी कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, विशाख दत्त, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। ये थोड़ा सा देखिए, कालिदास को याद रखना ज्यादा आसान है, उसके बाद जो बाकी हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, ठीक है, विशाख दत्त के द्वारा, 10 कुमार चरित दंडीन के द्वारा, काव्य दर्शन दंडीन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, और न्यायावतार जो है सिद्धसेन और स्वप्नवास दत्तम, ठीक है, दत्ता, याद रखिएगा भास के द्वारा, और चारु दत्तम जो है आपका भास के द्वारा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करना आसान है। सिद्धसेन याद रखिएगा, न्यायावतार जो है ये सिद्धसेन के द्वारा रचनाकार किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा, चरक संहिता चरक के द्वारा, ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा, ठीक है, विशुद्धि मग्ग जो है याद रखिएगा बुद्ध घोष के द्वारा, ठीक है, और इसके बाद योगचार याद रखिएगा असंग और उरुभंग भास के द्वारा, और किरातार्जुनीयम जो है भारवी के द्वारा रचनाकार। ठीक है, याद रखिएगा, मैं पहले भी बता रहा हूं आपको कि साहित्य के तौर पर आप ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस चीज को देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि प्रशासन तो आप पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ आप सामाजिक, आर्थिक और साथ ही साथ साहित्यिक महत्व को देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो साहित्यिक महत्व था वो कितना ज्यादा था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, इसके अलावा अमरकोश, याद रखिएगा अमरकोश जो है अमर सिंह के द्वारा, ठीक है, रावण वध जो है वस्त्र भट्टी के द्वारा, ठीक है, चंद व्याकरण जो है ये चंद्र गोमिन के द्वारा, और वृहद संहिता याद रखिएगा वराह मिहिर के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा वराह मिहिर के द्वारा वृहद संहिता लिखा गया है, और पंच सिद्धांतिका याद रखिएगा वराह मिहिर के द्वारा, और आर्यभट्टियम जो है आर्यभट्ट के द्वारा, और मृक्ष कटिकम जो है आपका शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये 28 रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक बार आप फिर से थोड़ा रिवाइज करेंगे, आपको जनरली ये याद हो जाएगा, 1 से 2 बार याद करने पर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा साहित्य में कुछ बिंदु और, तो देखिएगा भगवत गीता महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है। ठीक है, इसमें शिक्षा दी गई है कि वर्ण और जाति के अनुसार जिसका कर्तव्य निर्धारित है उसे उसका पालन किसी भी स्थिति में एवं किसी भी प्रतिफल की कामना किए बिना करना चाहिए। इसके अंतिम संकलन का संपादन गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, इस काल में बहुत सी स्मृतियां लिखी गई हैं जिसमें सामाजिक और धार्मिक नियम कानून संकलित किए गए हैं। गुप्त काल में पांडिनी, ठीक है, पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का विकास भी किया गया है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिएगा साहित्य में अमरकोश का संकलन, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की सभा में एक नवरत्न अमर सिंह ने किया था। ठीक है, प्राचीन रीति के संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को इस शब्दकोश का ज्ञान होना आवश्यक माना जाता था। इस काल में जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ जो पुरानी सरल संस्कृत साहित्य की शैली से भिन्न थी। कुछ टीका ग्रंथ भी मिलते हैं इस समय। संस्कृत निसंदेह गुप्त शासकीय भाषा थी और इस काल में रचित धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बहुत सारी रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सामान्य रूप से साहित्य के संबंध में आपको कुछ बिंदुओं को थोड़ा सा महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना होगा, और यहाँ पर याद रखना होगा कि गुप्त काल के जो साहित्य है वो कितने महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ पर, भारतीय इतिहास के संदर्भ पर। गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई है और असंग महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। असंग ने योगाचार, भूमि शास्त्र प्रकरण, आर्यवाचा, महायुन सूत्रालंकार, वज्र छेदिका, ठीक है, टीका, महायान संप्रगृह और महाधर्मी संगीत शास्त्र जो है आदि ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, यानी महायान भी धर्म संगीत शास्त्र जो है लिखे हैं इन्होंने, याद रखिएगा। वसुबंधु ने अभिधर्म कोश नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, तो देखिए साहित्य के बारे में थोड़ा सा आपको यहां पर थोड़ा ध्यान देना होगा, और साहित्य के संबंध में गुप्त वंश की गुप्त साम्राज्य के समय साहित्य का किस प्रकार जो है एक प्रतिस्फुटित क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। देखिएगा बुद्ध घोष ने हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग लिखा है। जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन, ठीक है, के द्वारा न्यायावतार सबसे प्रसिद्ध है। हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त के सम्मान में प्रयाग प्रशस्ति, वाशुल द्वारा मंदसौर के शासक, ठीक है, यशोवर्मन के सम्मान में मंदसौर प्रशस्ति प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गुप्त काल में अनेक स्मृतियों और सूत्रों पर भाष्य लिखे गए और अनेक पुराणों तथा रामायण एवं महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। नारद, कात्यायन, पराशर, बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कुछ बिंदु और शामिल करते हैं इसमें। तो देखिएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इस समय क्या स्थिति थी वो भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा
गणित के क्षेत्र में गुप्त काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्टीय, ठीक है, इसके रचयिता आर्यभट्ट है, ठीक है, पाटलिपुत्र के निवासी थे। आर्यभट्ट को गुप्त युग का सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिषी माना जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ में आर्यभट्टियम में प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है, जो कि अपनी धुरी में के चारों ओर परिभ्रमण करती है, ठीक है, तथा इसी के कारण ग्रहण लगता है। वराहमिहिर ने ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। उन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जातक और लघु जातक की रचना की और पंच सिद्धांतिका में ज्योतिष विज्ञान की महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, ठीक है। तो जो बातें हैं यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि क्योंकि ये थ्योरेटिकल थोड़ा पोर्शन है और आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि कौन कौन से मुख्य रचनाएं हैं और किसके द्वारा मुख्य रचना की गई है। बस अगर आपने इतना फोकस कर लिया तो ये सारे जो टॉपिक है आपके लिए काफी सरल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में और किसका नाम आता है, तो देखिएगा वराहमिहिर, आर्यभट्ट, नाम याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा फलित ज्योतिष पर कल्याण वर्मन ने सारावली की रचना की है और नागार्जुन ने रसायन व धातु विज्ञान में विख्यात ज्ञाता थे। उन्होंने रस चिकित्सा का आविष्कार किया तथा बताया कि सोना, चांदी और खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा ठीक हो सकती है, ठीक है, यानी चिकित्सा की जा सकती है। पारा का आविष्कार इसी समय हुआ था। आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी थे, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के विक्रमादित्य के दरबारी थे, ठीक है, धन्वंतरी याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कुछ अंतिम बिंदुओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आप देखेंगे कि शल्य चिकित्सा शास्त्र में आदि प्रवर्तक सुश्रुत, नागार्जुन इन्हीं की परंपरा के विद्वान हुए हैं। इलाहाबाद जिले में मिले 448 ईस्वी के एक गुप्त अभिलेख से पता चलता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था और इसी समय खगोल शास्त्र, ठीक है, यानी रोमन सिद्धांत का नामक पुस्तक की रचना की गई है, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल को शून्य के सिद्धांत और दशमलव की प्रणाली का विकास का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। चलिए लास्ट बिंदु पर देखेंगे हम लोग कि लास्ट बिंदु में कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गुप्त का क्या अस्तित्व रहा है। तो देखिएगा गुप्तकालीन शिल्पकारों ने अपना कौशल लौह और कांस्य कृतियों में दिखाया है। धातु के विषय में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी। लोहे की वस्तुओं में, ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण लौह स्तंभ, ठीक है, जो दिल्ली के महरौली में स्थित है। इसका निर्माण ईसा की 4वीं सदी में हुआ था। तब से 1600 वर्षों के पश्चात भी इसमें जंग स्पर्श नहीं कर पाया, ठीक है। तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा कि हमने देखा कि गुप्त काल में किस तरीके से प्रशासन पद्धति थी, साथ ही साथ हमने देखा कि गुप्त काल में गुप्त साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण क्या था, और साथ ही साथ हमने देखा कि इसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, प्रशासन की स्थिति क्या थी, और साथ में अंतिम बिंदु पर हमने देखा कि साहित्य की स्थापना या साहित्य के क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य का किस तरह से वर्चस्व था। और अंतिम बिंदु जो हमारा था इसमें वो था विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गुप्त साम्राज्य का क्या हस्तक्षेप हुआ या किस तरीके से गुप्त साम्राज्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक भारत इतिहास को अपने स्वर्णिम इतिहास में जोड़ दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और कल हम लोग